नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों आपसे टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। आईटीआई हो या आपका टीजी2 या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों आपका, क्योंकि सभी ने क्या किया है दोस्तों, आज के टाइम में आपका एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव कर दिया है। तो जो एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित ये वीडियो है आपकी। और प्रीवियस एग्जाम में भी कहीं जेई की बात करूँ या टीजी2 की बात करूँ तो ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो वायरिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और इंटर इलेक्ट्रिसिटी रूल से भी, इंडस्ट्रियल वायरिंग हो, डोमेस्टिक वायरिंग हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे लेके आऊँगा। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। 3-4 जो जनरल से क्वेश्चन है जो आप लोगों को सभी को ही पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक को। चलिए, एमसीबी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी मिनी सर्किट बल्ब, ऑप्शन सी मल्टी सर्किट ब्रेकर, या ऑप्शन नंबर डी मिनिएचर कैरियर ब्रेकर। तो देखिए दोस्तों, जो एमसीबी का पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और सबको ही मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। तो पहला आंसर क्या होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं दोस्तों आपका, कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त लैंप संयोजित होते हैं। यानी सड़कों पे जो आपके दोस्तों लैंप्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, वो संयोजित लैंप जो होते हैं वो संयोजित किस में रहते हैं, देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में रहते हैं भाई, समांतर क्रम में, समांतर या श्रेणी श्रेणी समांतर दोनों में रहते हैं, या उपयोग सभी में। तो देखिए दोस्तों, जो लाइटिंग व्यवस्था के लिए सड़क प्रकाश के जो बल्ब होते हैं आपके, जो सड़कों पर लगे होते हैं, वो किस अवस्था में लगे होते हैं दोस्तों, या संयोजित होते हैं, वो होते हैं आपके समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पैरेलल में क्या रहते हैं, हमारे लैंप्स कनेक्ट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कि विद्युत नियम अनुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी अनुपात कितना होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपका। देख लेते हैं ऑप्शन। 100 अपॉन परिपथ में बिंदुओं की 4 गुनी संख्या, 100 अपॉन परिपथ में बिंदुओं की संख्या, 50 अपॉन परिपथ में बिंदुओं की संख्या, 50 अपॉन परिपथ में बिंदुओं की दुगनी संख्या दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। यानी विद्युत नियम के अनुसार दोस्तों आपका घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी अनुपात यानी इंसुलेशन रेशियो जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो वो होना चाहिए भाई आपका 50 अपॉन परिपथों में बिंदुओं की 2 गुना संख्या। ये आपका क्या होना चाहिए, इंसुलेशन रेशियो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कि वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या मापने के लिए किया जाता है। तो वायर गेज दोस्तों सभी आपको उसको हम SWG बोलते हैं, और फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार SWG की। तो वो क्या होती है, आपकी स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होती है दोस्तों, फुल फॉर्म आपकी स्टैंडर्ड वायर गेज होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, व्यास, कुचालक की मोटाई, घनत्व, या आपका क्षेत्र एरिया, डेंसिटी, थिकनेस, और आपकी डायमीटर। तो देखिए भाई, आपका जो वायर गेज का जो इस्तेमाल करते हैं वो किसी चालक का व्यास मापने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कि एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जाता है। तो भाई एयर सर्किट ब्रेकर क्वेश्चन में डल गया है, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं इसका भी। तो तेल दबाव, वायु दबाव, रिले के प्रयोग से जल दबाव। तो एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जाता है। तो एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क ना बने तो उसके द्वारा क्या यूज़ करते हैं, एयर प्रेशर का यूज़ करते हैं, यानी वायु दाब। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता को, यानी 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता को सिरोपरी बसबार डैश लंबाई में उत्पादित की जाती है। तो भाई आपकी जो 400 एम्पियर के लिए आपकी सिरोपरी जो बसबार आप लगाएंगे वो कितनी लंबाई में उत्पादित की जाती है दोस्तों। तो उसका जो देख लेते हैं, 3 मीटर में 3.65, 4 मीटर या 2.44 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितने में होती है दोस्तों आपकी, कि कितनी लंबाई होनी चाहिए उसकी बसबार की, आपके 2.44 मीटर की, ठीक है ना। ये आपको जर्नलिस्ट में याद रखना है, क्या हो जाएगा आपका 2.44 मीटर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, कि सामान्यतः बस बार को डैश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। जो आपकी बस बार होती है दोस्तों, उसको कितनी ऊंचाई से अधिक पर स्थापित नहीं करना चाहिए। 3 मीटर से ऊपर नहीं करना चाहिए, 3.2 मीटर से ऊपर नहीं करना चाहिए, 2.75 मीटर से नहीं करना चाहिए, या 4.1 मीटर से ऊपर स्थापित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न चेंज है, तो आपको थोड़ा सा अपना एग्जाम पैटर्न पढ़ने का जो तरीका आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को नोट कर लेना है या ध्यान से सुनना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो कितना होना चाहिए, कितने से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करनी चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए बस बार को, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि आई यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार हम कितने एम्पियर फ्यूज सर्किट में 8 पॉइंट तक ले सकते हैं। यानी 8 पॉइंट में हम कितने एम्पियर का फ्यूज भाई ले सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं आपका, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर,
या 15 एम्पियर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बहुत ही सटीक सटीक आपको आसपास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार हम कितने एम्पियर के फ्यूज सर्किट में 8 पॉइंट तक ले सकते हैं, तो 5 एम्पियर के ले सकता है। ठीक है, जैसे आपके पॉइंट की संख्या बढ़ जाएगी तो फ्यूज की जो रेटिंग है आपकी ये भी चेंज हो जाएगी दोस्तों, इसका आपको जनरली याद रखना है। तो 8 पॉइंट तक हम 5 एम्पियर का फ्यूज ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धारा का मान कितना होगा जिससे मनुष्य के शरीर में प्रवाहित होने पर मृत्यु लगभग निश्चित हो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कितना करंट का मान होगा दोस्तों जो ह्यूमन डेंजर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस हो या उसकी डेथ हो सकती है। तो कितनी वोल्टेज, कितनी करंट हमारे पे होनी चाहिए, इतनी है ना, कितनी डेंजर, कितनी करंट का मान वो होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, आपका 100 मिली एम्पियर दोस्तों। तो धारा का मान कितना होगा जिसके मनुष्य के शरीर में प्रवाहित होने पर मृत्यु लगभग निश्चित हो, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों क्या होगा आपका 100 मिली एम्पियर जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है मनुष्य के लिए बहुत डेंजरस होती है कि इस पर मृत्यु लगभग क्या हमारी निश्चित ही हो जाएगी। 50 मिली एम्पियर पे भी आपका झटका लगता है, सेंशियस हो जाता है, बॉडी में भी खतरनाक होती है। और 100 एम्पियर तो भाई बहुत ज़्यादा है, और 500 मिली एम्पियर भी ज़्यादा है हमारी। ठीक है ना, तो कितनी है दोस्तों आपका धारा का मान कितना होगा, 100 मिली एम्पियर होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड 335 1983 के अनुसार स्विच गियर तथा ट्रांसफार्मर्स में प्रयोग होने वाला विद्युत रोधी तेल देखने में होता है, यानी जो आपका जो तेल है विद्युत रोधी इंसुलेशन, जो आपको जो विद्युत रोधी ऑयल का यूज़ करते हैं वो देखने में किस रंग का होता है, रंग पूछा गया है इसमें। गुलाबी कलर का होता है, हल्का पीले कलर का होता है, लाल कलर का होता है, या भाई आपका हरा कलर का होता है। जनरल क्वेश्चन है, सबको लगभग पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हल्का पीला, यानी पेल येलो, यानी हल्का येलो कलर का दोस्तों क्या होता है आपका ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो होता है हमारा। ठीक है, उसका रंग इस प्रकार से होता है। और आपसे पूछ लेगा कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, तो एक कूलिंग होती है और एक आपका इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, दोनों कार्य होता है उसका, कूलिंग का भी और इंसुलेशन का भी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायरिंग में आउटलेट की संख्या होती है, यानी आउटलेट की संख्या होती है, क्या होता है आउटलेट देख लेते हैं भाई। ऑप्शन से देखते हैं, पॉइंट प्लस फ्यूज़ को आउटलेट बोलेंगे आपका, या पॉइंट प्लस स्विच की संख्या को आउटलेट बोलते हैं, या स्विच प्लस सॉकेट को, या भाई आपका ऑप्शन नंबर डी मीटर प्लस फ्यूज़। तो वायरिंग में आउटलेट की संख्या होती क्या होती है भाई, आपका पॉइंट प्लस स्विच जो होते हैं वही आपके आउटलेट होते हैं। ठीक है ना, यानी वायरिंग में आउटलेट की संख्या क्या होती है, पॉइंट प्लस स्विच, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है। यानी वायरिंग में आउटलेट की संख्या क्या होती है भाई, आपकी पॉइंट प्लस स्विचेस जो होते हैं वही मेरी क्या कहलाती है, आउटलेट की संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आजकल के नियम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार 3 फेज़ मोटर्स को अर्थ करना जरूरी है। भाई अर्थ तो पहले भी करते थे, ऐसी क्या व्यवस्था है देख लेते हैं कौन सी व्यवस्था है इसमें। आज के टाइम में सिंगल अर्थ व्यवस्था हो गई, फ्यूज व्यवस्था है हमारी, डबल अर्थ व्यवस्था या अर्थ व्यवस्था। तो भाई जो आजकल का इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार है हमारी 3 फेज़ मोटर अर्थ करना जरूरी तो है ही है। अब परंतु अब क्या है दोस्तों, आपका डबल अर्थिंग व्यवस्था आपकी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यानी क्या होनी चाहिए आपकी भाई, डबल अर्थिंग व्यवस्था आपकी होनी चाहिए एक 3 फेज़ मोटर के लिए, 3 फेज़ मशीन के लिए, ये जनरली आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि घर की वायरिंग में चालक तार तथा अर्थ तार के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान पूछा है आपसे भाई। जो घरेलू वायरिंग होती है आपकी, तो उसमें क्या पूछा है आपसे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान। ठीक है ना, चालक तार तथा अर्थ तार के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस की मान कितनी होती है, 3 मेगा ओम होता है, 1 मेगा ओम होना चाहिए, 50 मेगा ओम होना चाहिए, 10 मेगा ओम होता है। तो कितना होता है भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 मेगा ओम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, घर की वायरिंग जो होगी आपकी, चालक तार की बात करूँ, कंडक्टिंग वायर की, और आपका अर्थिंग वायर की बात करें, के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका, 3 मेगा ओम। ये 3 मेगा ओम क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, घरेलू वायरिंग में बैटन पर लगे क्लिपों की दूरी, बैटन वायरिंग यूज़ करते हैं भाई, आपका वायरिंग होती है बैटन वायरिंग, केसिंग केपिंग क्लिट वायरिंग होती है, तो इसमें आपको बैटन से पूछा है। घरेलू वायरिंग में बैटन पर लगे क्लिपों की दूरी, यानी जो क्लिप लगती है जिससे आप बैटन को ठोकोगे दीवार में, जो क्लिप होती हैं की दूरी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए भाई, यानी 2 क्लिप की दूरी नहीं अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, या भाई 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नहीं 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। या इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बैटन वायरिंग में 2 क्लिपों के बीच की दूरी होती है, तो कितनी होती है भाई, 10 सेंटीमीटर होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है आपसे, यूपीपीसीएल जेईई में पूछा गया था, एलएमआरसी डीएमआरसी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे भी संभावना है इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों, ताकि इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 15 एम्पियर, 5 एम्पियर, बोथ ए एंड बी,
और अगला ऑप्शन है डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी अध्ययन कक्ष की बात करें दोस्तों, क्लासरूम वगैरह की बात करें, रसोई घर किचन में कितने एम्पियर के सॉकेट लगाए जाते हैं। भाई कितने एम्पियर के सॉकेट भाई लगा तो आप कितने भी सकते हैं, 15 का लगाइए, 5 का लगाइए, परंतु अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार बात कर रहे हैं दोस्तों आपका, ठीक है ना। आपको याद रखना है, वो आपसे पूछेगा तो रूल के अकॉर्डिंग ही पूछेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लगा देंगे। तो अध्ययन कक्ष और रसोई घर में कितने एम्पियर के सॉकेट लगाए जाते हैं, तो भाई आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 5 एम्पियर के, ठीक है ना। क्या लगेगा आपका, 5 एम्पियर के सॉकेट हमारे लगाए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आज के लिए इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।